नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से पेंडेमिक का इन्वायरमेंट चल रहा था तो एस्पिरेंट के लिए काफ़ी नेगेटिव माहौल बना हुआ था। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, बादल कितना भी घना हो, सूरज की एक किरण ही काफ़ी होती है रोशनी करने के लिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आपके बीच कितना भी नेगेटिव माहौल क्यों ना हो, एक वैकेंसी अगर आ जाए तो वही काफ़ी होता है आपके अंदर एनर्जी भरने के लिए। तो दोस्तों, आपके बीच एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। अभी DFCCIL ने अपने वैकेंसी रिलीज़ किया है और इसमें काफ़ी पोस्ट के लिए इन्होंने अपनी वैकेंसी रिलीज़ की है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले DFCCIL के बारे में आपको बता दूं। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में काम करती है दोस्तों। और इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 रिलीज़ किया है, रिक्रूटमेंट नोटिस। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आज आपके बीच बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा जाएगा दोस्तों। तो मैं इसी बीच इसके लिए आपके बीच आया हूँ आज आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वैकेंसी आपको ऑनलाइन मोड में फिल करना होगा और इसका जो ओपनिंग डेट है दोस्तों 24 अप्रैल है 2021 और इसका जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो है 23 मई 2021 रात को 11:45 तक। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी अभी दे दिया है, जो कि जून 2021 में इन्होंने अभी बताया है। तो अगर ये जून 2021 में पेपर होता है दोस्तों तो आपके पास मात्र 1 महीने का समय ही मिलता है तैयारी के लिए। खैर कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाने वाला हूँ। अभी DFCCIL का हमारे आगे भी वीडियो आने वाले हैं, इस पे पूरी मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही आप अपना नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो वहीं पे आपको क्लिक हेयर का अप्लाई मिल जाएगा, जिसके थ्रू जाकर के, जिस लिंक के थ्रू जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों, सबसे पहला पोस्ट जो था जूनियर मैनेजर का था। इसमें स्केल रखा गया है 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक का। और इसमें PSU का जो स्केल होता है सैलरी का, E2 स्केल पर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जूनियर मैनेजर की सबसे पहला पोस्ट था। ये DFCCIL ने पहली बार ये पोस्ट निकाली है वैकेंसी में। टोटल वैकेंसी सिविल में 31 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपके लिए बीटेक रखा गया है। सिविल इंजीनियरिंग में आपने अगर बीटेक कर रखी है और आपके अगर परसेंटेज मिनिमम 60% हो आपके ग्रेजुएशन में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप बाकी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आप इसमें देख सकते हैं। जनरल के लिए 14 है, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और OBC के लिए 8 वैकेंसी है और EWS के लिए 3 वैकेंसी है दोस्तों। तो बहुत अच्छी बात है कि जूनियर मैनेजर के लिए DFCCIL ने पहली बार वैकेंसी रिलीज़ किया है। तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपके जो वैकेंसी है, सेकंड वैकेंसी जो आपका वो है जूनियर मैनेजर का ऑपरेशन एंड BD पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बेसिकली टोटल 77 वैकेंसीज इसमें है और इसका पोस्ट कोड 12 है। और इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों वो MBA मांगा है। MBA या हो या फिर PGDB हो या PGDM हो, DBM हो या फिर PGDM हो या मार्केटिंग इन बिजनेस हो, ऑपरेटिंग हो। अगर इनमें से किसी में आपका MBA है इस स्पेशलाइजेशन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो दोस्तों। अगेन आपके लिए जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी 3 है और ये सारी वैकेंसी जनरल की है। तो दोस्तों, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनोटिक्स, इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए दोस्तों। तो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ साथ भी आपने अगर कर रखा है बीटेक तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इसमें काफ़ी तगड़ी कंपटीशन होने वाली है इस वैकेंसी के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो पे स्केल है हमारा 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक का पे स्केल है और इसमें E0 पे स्केल जो मिलता है PSU में वो आपको दिया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव सिविल के टोटल 73 वैकेंसी है, यानी कि 73 वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें आपको डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रखा गया है। और अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग या ये बाकी जो ब्रांचेज हैं ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, इन सब में या कंस्ट्रक्शन में आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें बीटेक भी ऑल्सो एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको विथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ अभी आगे वीडियो में कि इन्होंने अपने वैकेंसी में इसको नोटिफाई किया है कि इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर इन्होंने ये प्रूफ डाला है कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक भी कर रखे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा वैकेंसी आने वाला है वो है आपका एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल का। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 42 है और इसके लिए भी अगेन डिप्लोमा 3 साल का इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, पावर सप्लाई में हो, इंस्ट्रूमेशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो,
और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इनमें से अगर आपने किसी में भी आपका डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन यहाँ पे बीटेक वाले फिर से एलिजिबल हो गए अगर आपका इन कंसर्न ब्रांच में बीटेक हो तब। नेक्स्ट आपका वैकेंसी है दोस्तों एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें टोटल 87 वैकेंसी है। कैटेगरी जो है वैकेंसी आप देख लो कितने कितने हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन इसमें आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड अगेन आपके पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास अगर डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का। इसमें टोटल 237 वैकेंसी है और इसके लिए कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से होना जरूरी नहीं है। अगर आप जस्ट ग्रेजुएशन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इट मीन्स अगर आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो, नॉर्मल ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 3 है। जिस तरीके से आपका जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में हर एक ब्रांच के लिए अलाउ किया गया था वहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको हर एक ब्रांच चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक सबके लिए अप्लाई किया गया है, एलिजिबल किया गया आपको दोस्तों। नेक्स्ट आपका है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। इसमें भी टोटल 135 वैकेंसी है और इसमें आपने अगर आपने ITI कर रखी है कंसर्न ब्रांच में, जो कि इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनमें से अगर किसी में भी आपने ITI कर रखी हो तो आप इसके लिए मैट्रिक के साथ साथ आपके पास ITI की भी डिग्री होनी ज़रूरी है, जो कि SCBT या NCBT से मान्यता प्राप्त हो दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी आपके पास है जूनियर एजुकेटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें टोटल वैकेंसी 147 है। अगेन यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक के साथ साथ ITI होना चाहिए। तो ITI आपका कंसर्न ब्रांच इनमें से किसी एक में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, देख लेना आप। नेक्स्ट आपका है जूनियर एजुकेटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए। इसमें भी अगेन 225 सीट हैं टोटल और इसमें भी आपको मेट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ ITI आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगेन यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो देखिए जस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 बड़ी वैकेंसी है, एक तो आपका एग्जीक्यूटिव का हो गया, दूसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव का हो गया। अगेन जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के केस में देखें तो यहाँ पर टोटल 14 वैकेंसी है और कंसर्न ब्रांच में आपके पास ITI होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके बारे में। तो दोस्तों मैं जैसा कि आपको कह रहा था कि सबसे पहला, अगर आपके पास फाइनल ईयर में अगर आप हो और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बैड है कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपके पास टोटल कंप्लीट रिजल्ट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाते, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे अगर आप फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो। नेक्स्ट दोस्तों जो मैं कि आपको ऊपर भी वीडियो में बताया था कि देखना, यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपके पास हायर डिग्री भी हो तो भी आप एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि नोट पॉइंट के 2 नंबर पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन स्पेशल डिसिप्लिन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। दोस्तों मैं आपको जैसा कहा था कि मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा आगे नेक्स्ट, जब आप वीडियो करोगे तो देखो मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ हाईलाइट करके, तो देख लो आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एज मेंशन इन पारा 2.2, जो कि आपका एजुकेटिव का पारा है। तो अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों फॉर द पोस्ट ऑफ एजुकेटिव एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, इसमें इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि अगर आपके पास BCA हो, MCA हो, हायर डिग्री हो इंफॉर्मेशन साइंस में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है, इसमें इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि जो जूनियर एजुकेटिव का पोस्ट है उसमें हायर डिग्री को एलिजिबल नहीं मानेंगे जब तक कि आपके पास ITI नहीं हो, यानी कि यहाँ पे ITI मस्ट है दोस्तों। बिना ITI के आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इन डिग्री के लिए, इन पोस्ट के लिए। नेक्स्ट इसमें जैसा कि 5 पॉइंट नंबर में आपके पास लिखा हुआ है कि डिप्लोमा डिग्री विल नॉट कंसिडर एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ ITI वेयर ITI इज मेंशन एज देयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो वहाँ पे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट आपका है कि जो आपका पोस्ट था जूनियर मैनेजर BD का, ऑपरेशन एंड BD का, तो आपके पास जो इन्होंने स्पेशलाइजेशन मेंशन किया है फिर से कि जो कंसर्न स्पेशलाइजेशन इन्होंने ऊपर बता रखा था वही स्पेशलाइजेशन में आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं करेंगे। तो आप देख लेना कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन है, उसके हिसाब से आप अप्लाई करना दोस्तों।
नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि अगर आपके पास फुल टाइम डिग्री और डिप्लोमा है तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यानी कि यूजीसी से या आईसीटी से आपके पास एफिलिएटेड डिग्री ही होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट बोर्ड या फिर टेक्निकल बोर्ड से भी वो अगर मान्यता प्राप्त है तो भी चलेगा, यानी कि उनसे भी आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, अब बाकी इतना पॉइंट कंसिडर डिस्कस करने लायक है नहीं। यहाँ एक लास्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ दोस्तों, 12 नंबर पॉइंट, कि यहाँ पे जब आप परसेंटेज फिल करना फॉर्म में तो आप बिल्कुल भी आप उसमें जो है एग्रीगेट मत कर देना। आप जो भी आपका एग्जैक्ट परसेंटेज है आप वही फिल करना। इट मीन्स जैसे कि आपका 59.99 है तो आपको 60% कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट का थोड़ा सा ये अटपटा सा लगा हमें भी दोस्तों, क्योंकि ये जो जूनियर मैनेजर का पोस्ट है दोस्तों उसमें हायर क्वालिफिकेशन मांगा इन्होंने, लेकिन उसका एज लिमिट इन्होंने सबसे कम रखा है, यानी कि 18 से 27 साल तक ही रखा है एज लिमिट, जबकि एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के केस में इन्होंने 18 से 30 साल तक का इन्होंने अलाउ किया है। तो ये थोड़ा सा DFCCIL को देखना पड़ेगा या देखना चाहिए उसको। आप लोग भी जरूर मेल करें DFCCIL को कि जो बीटेक का पोस्ट है तो उसको आपने 27 साल ही क्यों रखा है, जबकि ITI और डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए 30 साल तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि कंसर्न कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से क्या क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जैसा आपको पता है कि SC/ST के लिए 5 साल का अलाउ होता है दोस्तों, 5 years फॉर SC/ST एंड 3 years फॉर OBC एंड 10 years फॉर द PWD कैंडिडेट्स। एंड अगेन एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो उस सर्विसमैन के हिसाब से भी आपको एज रिलैक्स मिलता है। अगर आप DFCCIL के एम्प्लॉय हैं तो आपको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, और बाकी आप देख लेना, बाकी मैक्सिमम पर एज लिमिट का भी कुछ क्राइटेरिया है वो आप देख लेना। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ एज रिलैक्सेशन। तो जो भी आप एज रिलैक्सेशन का अगर आप फ़ायदा उठा रहे हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिस भी कंसर्न कैटेगरी में आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो। और OBC के लिए इन्होंने भी मेंशन किया है कि आपके पास जो OBC का सर्टिफिकेट है दोस्तों वो जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 2022 उसी फाइनेंशियल ईयर का आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ OBC रिजर्वेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास 2021 से 2022 के बीच का OBC सर्टिफिकेट होगा, यानी 2021 से 2022 फाइनेंशियल ईयर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना आप लोग, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा दोस्तों। चलिए हम बात और आगे करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने और भी नोट करा दिया है कि अगर आपके पास 2018, 2019 या फिर 2019, 2020, 2020, 2021 का भी आपके पास OBC है तो आप अभी अप्लाई कर देना, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको 2021 से 2022 का जो भी सर्टिफिकेट होगा वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा दोस्तों। आपको भी पता है पैंडेमिक के टाइम में सर्टिफिकेट बनाना कितना टफ जॉब हो गया है किसी भी स्टेट के किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं EWS के लिए। तो दोस्तों EWS के लिए इन्होंने स्पेशली बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी है, और जो कि आप जब EWS बनवाने जाते हो तो भी वहाँ पे भी आपको ये सब क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है। तो आप देख लेना जो भी क्राइटेरिया आपका, और यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है EWS का वो 2020 से 2021 का होना पड़ेगा, और या फिर क्लोजिंग डेट ऑफ जो आपका एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन उसके पहले का होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ये आप देख लेना PWD का ऐसे ही कैंडिडेट का है, फिर अगेन एक सर्विसमैन के लिए इन्होंने जो पॉइंट दे रखे हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं आप देख लेना, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट डिस्कस करने लायक है नहीं दोस्तों। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगेन पॉक्स एंड अलायंसेस आपको जो भी एग्रीमेंट है वो साइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन करते हो DFCCIL को तो आपको बॉन्ड साइन करनी पड़ेगी जिसको सर्विस बॉन्ड बोलते हैं, तो आपको सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका नॉर्म्स होगा वो आपको साइन करना पड़ेगा दोस्तों। अगेन हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में फॉर वेरियस पोस्ट। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो कि सबके लिए CBT टेस्ट अनिवार्य है, यानी कि सबको CBT टेस्ट देना ही देना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सबके लिए होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सबके लिए है, और मेडिकल टेस्ट भी सबके लिए। लेकिन इंटरव्यू की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है उनके लिए ही इंटरव्यू रहेगा दोस्तों, और जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का पोस्ट है उसके लिए CBAT टेस्ट होगा। CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग रेलवे में साइको के नाम से जानते हैं दोस्तों। साइको जो बच्चे रेलवे की तैयारी किए होंगे या रेलवे के बारे में कभी सुने होंगे तो वहाँ पे एक साइको का टेस्ट लिया जाता है,
तो वही सेम सी बैट है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है आपको, जो कि एक्चुअल में एक साइको टेस्ट होता है। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे वो इन्होंने सी बैट के बारे में डिटेल में बता रखा है। चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो अगेन ये CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, और सिंगल मल्टीपल डेज 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा आपका। एक ही दिन में टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और हो सकता है कि अगर ज़्यादा बच्चे आ जाएँ तो मल्टीपल डेज में भी कंडक्ट करवाना हो सकता है ये सारा टेस्ट आपका। ठीक है दोस्तों, और 120 नंबर का टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके पास। टोटल जो भी सिलेबस, जिस भी पोस्ट के लिए जो सिलेबस मेंशन किया गया है, तो आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस होंगे या क्या नहीं होंगे, वो हम देख लेंगे आगे भी। चलिए आगे बात करते हैं कि पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने वाला है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी क्वेश्चन पे तो इंग्लिश के क्वेश्चन को ही आपको मान्य किया जाएगा, यानी कि इंग्लिश में जो भी टाइप होगा उसको ही मान्य किया जाएगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है दोस्तों एग्ज़ाम में, और वो मार्किंग है 0.25, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बोला गया है हर एक कैटेगरी के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये कोई मैटर करता नहीं है दोस्तों खास, क्योंकि इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाने वाला है, तो मिनिमम का तो कोई बात है ही नहीं। कट ऑफ का वीडियो मेरा आ चुका है दोस्तों, आप ज़रूर देखना उस कट ऑफ वीडियो को, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, और 2021 में क्या कट ऑफ जा सकता है मैं उसके बारे में भी बता रखा हूँ मैंने अपने वीडियो में, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखना, आपको कट ऑफ का काफ़ी आइडिया मिलने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। अगर आप किसी बच्चे का सेम नंबर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, जिस बच्चे का एज ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर एज भी मैच कर जाएगा तो फिर उसके बाद जो उसका क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट उसके हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। चलिए यहाँ पे इन्होंने सीबीआई टेस्ट के बारे में बता रखा है। देखो मैं जैसा कि आपको बोला था पहले ही कि कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, तो उसमें क्या होने वाला है, ये क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, 42 मार्क्स का होगा ये टेस्ट। तो इसमें देखो इन्होंने जो मेंशन किया है कि जो फाइनल मेरिट ये बनाएंगे तो उसमें जो वेटेज देने वाले हैं सीबैट का ध्यान से देखना 70% वेटेज है यहाँ पे, एंड अगेन सीबीटी का मात्र 30% वेटेज है। तो इट मीन्स सीबैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सीबैट पे मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा अपना कि सीबैट की तैयारी आप कैसे करो, उस पर मैं डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और बाकी आप RDSO की वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हो उसको। साइको, जैसा कि मैं आपको बोल रखा था कि साइको टेक्निकल टेस्ट होता है ये। चलिए आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करवाया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, और वो सब कोई क्या डॉक्यूमेंट हो आपको इसमें बता रखा है इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंटरव्यू होगा जूनियर मैनेजर लेवल पोस्ट के लिए, तो उसमें जो कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा वो टोटल 3 टाइम्स कॉल किया जाएगा, मतलब कि जितने भी सीट हैं उसके 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, और उनकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेडिकल टेस्ट के बाद ही बनेगी, वो आगे उन्होंने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। और जो वेटेज होने वाला है सीबीटी टेस्ट का 85% वेटेज रहेगा, और इंटरव्यू का मात्र 15% ही वेटेज रहेगा। यानी कि अगर आपका 100 में अगर वेटेज देखें तो 85% वेटेज है आपका सीबीटी का, एंड 15% वेटेज है आपका इंटरव्यू मार्क्स का। चलिए अब मेडिकल टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्म फिल करना। आपको अगर कोई मेडिकल इशू है तब, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिल कर दो आराम से। चलिए एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है पटना है आपका, अहमदाबाद है, गुवाहाटी है, वाराणसी है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़, मोहाली, ये सब सिटीज़ आपको रखे गए हैं। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि टोटल 3 सेंटर आपको चूज़ करने हैं। हो सकता है कि अगर आपको उन 3 सेंटर में नहीं मिले तो आपको दूसरे सेंटर में भेजा जा सकता है। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहें तो उस केस में सिर्फ दिल्ली NCR को ही सेंटर बनाया जाएगा और वहीं पे सारे बच्चों को बुलाया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, आपको ही पता है कि लाख प्लस बच्चे बस इस फॉर्म को डालने वाले हैं। चलिए अब एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जूनियर मेजर के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 1000 की फ़ीस होगी, एग्जीक्यूटिव में 900 और जूनियर एग्जीक्यूटिव का 700 फीस रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, SC ST को कोई फ़ीस नहीं देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हाँ, इसमें बैंक चार्ज प्लस GST जो लगने वाला है दोस्तों वो आपको अपने तरफ से पे करना है। तो इट मीन्स अगर आपका 1000 का फॉर्म है तो आप मान के चलो कम से कम आपको 100 रुपये तो एक्स्ट्रा और पे करने ही होंगे मिनिमम। बाकी आप देख लेना फॉर्म डाल करके कितना एक्स्ट्रा जा रहा है आपका। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि अगर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि कोई भी कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो वो अपने ही रिस्क पे अप्लाई करेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हो सकता है कि सेम अलग अलग पोस्ट के लिए सेम डे में आपका कंडक्ट करवा लिया जाए या फिर सेम डेट पे कंडक्ट कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आप
इस तरह के दौर में जहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं है, जॉब नहीं है, तो आप 700-800 रुपये के लिए तो खेल ही सकते हो। क्या पता आपको चांस मिल ही जाए। चांस मिलना बड़ी बात है आज के टाइम में दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, आप सभी जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो फॉर्म ज़रूर डाल देना। आप पेपर दे पाओ नहीं दे पाओ अलग मैटर है दोस्तों, फिलहाल तो फॉर्म डाल ही दो आप। अगर आप नहीं डाल पाए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है फॉर्म फिल करने का। तो आपको DFCCIL की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इंग्लिश वाला जो साइट है उस पर चूज़ करना है आपको, और वहाँ पे आपको सारे गाइडलाइन दिए हुए हैं। और आपको फॉर्म को बाय पोस्ट नहीं भेजना है, ये सब सारी चीज़ आपको बताई गई है। एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट नहीं मिलने वाला है, जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करोगे उसी पे आपका एडमिट कार्ड आने वाला है दोस्तों। अगेन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास अलग अलग ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और अगेन इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि हाउएवर ही मे बी डूइंग सो दैट ही इज़ ऑन रिस्क शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी 2 पोस्ट कोड में कोइंसाइड। मतलब 2 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन एक साथ हो सकते हैं। इन्होंने फिर से क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है। मैं फिर भी कहूँगा कि आप ज़रूर गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं। 700-800 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है किसी के लिए भी, अगर आप तैयारी में हो तो। चांस मिलना बड़ी बात है आज के टाइम में जहाँ पे वैकेंसी नहीं है। चलिए एडमिट कार्ड के लिए इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है। आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मैसेज चला जाएगा जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, या फिर फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज चला जाएगा और आप अपने लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड, या फिर ईमेल पे भी शायद ये भेज दें आपको एडमिट कार्ड। चलिए आगे बात करते हैं कि ये DFCCIL आपका प्रोविजनल सिलेक्शन करेगा, वो सब देखेगा आपका कि सब कुछ सही होगा तभी आपको आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। कैलकुलेटर वगैरह आपको अलाउ नहीं रहेगा दोस्तों, वो तो ऑब्वियस सी बात है, किसी एग्ज़ाम में अलाउ होता नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, कोई भी स्टेप दे रखा आपको कैसे जाना है, कैसे सिलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको सब सारे पॉलिसीज़ के बारे में दे रखा है। तो ये आप इसको स्टडी कर लेना, पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बैकग्राउंड आपको चेक किया जाएगा, सिलेक्शन से पहले सब कुछ देखा जाएगा आपका। तो ये तो हर कोई करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई मिसकंडक्ट करते हो, यानी कि DV में कोई गलती करते हो, इंटरव्यू के टाइम पे कोई मिसबिहेव करते हो, या फिर कोई भी स्टेज पे आप कहीं पे मिसबिहेव करते हो, तो आपको हटा देंगे, ये आपको एलिजिबल नहीं रखेंगे। और अगर आप ज़्यादा कुछ मिसबिहेव करोगे तो आप पे लीगल एक्शन लेंगे। चलो ये सब तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। हाँ वार्निंग इन्होंने दे रखा है, आपको देख लेना, पढ़ लेना, और ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें बताने लायक। चलिए एक आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है SC ST वालों के लिए। जो भी आप SC ST सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। इसी तरह से दोस्तों ये OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया कि OBC से जो आप सर्टिफिकेट बनाओगे इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ठीक है। तो आप इसको देख लो। अगेन ये आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो डिसेबिलिटी वालों के लिए है, इनकम सर्टिफिकेट है, सॉरी EWS वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट है ये। तो ये आपको EWS वालों का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट आपका जो है ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए है ये सर्टिफिकेट मेडिकल। अगेन ये भी सर्टिफिकेट आपका डिसेबिलिटी के लिए है, फॉर्म 6। डिसेबिलिटी वालों के लिए अलग अलग आता है, अलग अलग परसेंटेज होती है डिसेबिलिटी के, तो उसी हिसाब से ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। तो ये आप देख लेना, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ये भी अगेन डिसेबिलिटी का ही फॉर्मेट है। तो जो भी आपको फॉर्मेट जिसमें आपने पहले बनवा रखा होगा उसको आप देख लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगेन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो देखो जूनियर मैनेजर का अगेन सारे भी पेपर के जूनियर मैनेजर के 24 क्वेश्चंस रहेंगे, और 96 क्वेश्चन आपके कंसर्न ब्रांच से रहने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप सिविल से हो, ऑपरेशन और BD से हो, या फिर मैकेनिकल से हो, ठीक है दोस्तों। तो 24 क्वेश्चन आपको, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये सब के लिए कॉमन है जूनियर मैनेजर के पोस्ट में 24 मार्क्स का। और बाकी जो आपका 96 मार्क्स का है, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उस कंसर्न ब्रांच का जो आपका सब्जेक्ट्स है उनसे क्वेश्चन आस्किंग किए जाएंगे दोस्तों। अगेन अगर हम फिर से देख लें तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, तो एग्जीक्यूटिव सिविल में भी अगेन 2 पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे आपको। 24 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अगेन जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहेंगे, और 96 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपके कंसर्न ब्रांच से होंगे, और कंसर्न ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आप देख लो, मैं इन पर बाकी डिटेल में आगे भी वीडियो लेकर के आऊँगा। हर ब्रांच का मैं कोशिश करूँगा कि लेकर के आऊँ, पर मैं सिविल का तो वादा कर रहा हूँ कि सिविल का मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, और ऑपरेशन BD का तो मैं लाऊँगा ही लाऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पे सारे ब्रांच का आप देख लो, सब कुछ ऐसे है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में आप देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों के लिए। यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन होंगे वो प्योर GS के होंगे, और बाकी 60 क्वेश्चन ही इनका अपने कंसर्न ब्रांच से होगा। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के केस में वहाँ पे 94 क्वेश्चन था एग्जीक्यूटिव में, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों के लिए मात्र 60 क्वेश्चन ही रहने वाला है कंसर्न ब्रांच से, ठीक है। और बाकी 60 क्वेश्चन जो होंगे आपको वो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड जनरल साइंस से रहने वाले हैं
दोस्तों इनमें से मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड और आपका जनरल नॉलेज, इसके साथ साथ मैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे पे वीडियो लाऊंगा और जो भी कंसर्न ब्रांच हैं उन पे मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सिविल का मैं वादा कर रहा हूँ, सिविल का मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी में पूरे अच्छे तरीके से करवा देने वाला हूँ अभी DFCCL का। चलिए आगे हम बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो स्टेप फॉर अप्लाइंग, आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले जाकर के वेबसाइट पे और कैरियर ऑप्शन चूज करके उसके बाद आप एक प्रोसीजर, आप ये तो हर किसी बच्चों को आज के डेट में पता ही होता है और बहुत सारे बच्चे तो वैसे भी कैफ़े से फॉर्म डलवाते हैं अपना, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फोटोग्राफ वगैरह, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, साइन का क्या साइज़ होना चाहिए ये सब आप लोग देख लेना। अगेन आपको कोई इशू है तो आप ग्रीवेंस रिड्यूसल फॉर्म डाल दे रहो, वहाँ पे आप अपना बता सकते हो दोस्तों कि आपको क्या इशू है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा फुल नोटिफिकेशन का डिस्कशन। तो आशा करता हूँ कि आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। और दोस्तों